जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट चाहिए ना। परफेक्शन क्या है आखिर? सलीके से सजा हुआ, सिर्फ नवीनता, सब कुछ नया सा, सब कुछ बेहतरीन। इस बेहतरीन के पैमाने क्या है, क्या डेफिनेशन है इसका? अभी सच कहें तो अलग अलग ख्यालात आते हैं। उन ख्यालातों में से एक ख्याल मेरे पास अभी गुजरे मेरे नज़र से, द कॉन्सेप्ट ऑफ वाबी साबी। वाबी साबी का तात्पर्य यह कि द विजडम ऑफ इम्परफेक्शन, द स्ट्रेट लाइन बिलोंग्स टू ह्यूमन बीइंग while the curved line belongs to God। दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है सच कहें तो, और इम्परफेक्शन की चाहत अगर हमें कहीं पहुंचाती है तो उसे अनायास ही आने दीजिए। शायद ये इम्परफेक्शन की जो खूबसूरती है, अगर हम उसे समझ पाए तो पूरी कायनात अपनी अपने नायाब अंदाज में हमारे सामने यूं ही आ खड़ी होगी। एक इम्परफेक्ट सी कहानी आपको सुना रहा हूं, यात्रा वृतांत। रात के 10 बज रहे हैं। दिन भर के अफसाने जिंदगी को समेटने बटोरने मैं दार्जिलिंग के अपने होटल के कमरे के बाहर बैठा हूं। होटल में पार्टी हो रही है, लोग गा रहे हैं, प्यार दीवाना होता है। क्या सचमुच घंटे भर पहले मॉल रोड से वापस लौटा हूं। दीवानेपन की दास्तां क्या है, उसकी हकीकत, उसका अंजाम, उसका फसाना कैसा होता है, गिटार के साथ यह कोई नहीं गा बजा रहा है। दिन भर के अफसाने को लिख बैठूं तो सुने फिर। दार्जिलिंग तक खुद गाड़ी चलाई। पहाड़ के घुमाव का लुत्फ किसी और को नहीं देना चाहता था। मैदान की तपिश खत्म हुई सी जाती थी और पहाड़ों की गुलाबी सेहरन ने जगह ले लिया था। बीच में कर्सियोंग में रुके हम। बादल क्षितिज को और फिर हमें चूम रहे थे। फिर चुभती हुई धूप, फिर सेहरन, फिर गर्मी। बड़ा मजेदार सा समा था। एक जगह रुके, चाय की चुस्कियों के बीच, वादियों के बीच में, चाय बागान के बीच दफन उस कब्र को देख रहा था मैं। कौन सो रहा था वहां? पेड़ों के बीच उन सुनसान वादियों में कौन था वो? मूक, अनजाना सा, पूरे प्रकृति को यूं ही देखता सा। खैर, खाना लजीज था। शेफर्ड पाई, एप्पल सूप, वॉलनट केक और फिर दार्जिलिंग टी सेकंड फ्लश। लकड़ी के फर्श, हल्की सी मधुर संगीत। क्या कुछ न था वहां, पर नजरें अटकती थीं दूर वादियों में और तैरते हुए बादलों पर। बादल हमें छुए जाते थे, हमें चूमे जाते थे। फिर कर्सियोंग में स्कूली बच्चे लौट रहे थे और गुलाबी गालों वाली हसीनाएं विचर रही थी। सुंदर था ना सब कुछ, इम्परफेक्ट सा सुंदर। फिर आया घूम। हाँ बता चलूं, घूम एक जगह का नाम है। खैर, यह भी बताना भूल गया कि प्यारी सी रेलवे लाइन सदा ही साथ थी। जहां जहां हम घूम रहे होते थे, रेलवे लाइन सड़क के इधर कभी दाएं, कभी बाएं, कभी बीच में, लगभग हमारे साथ थी। घूम घुमाकर दार्जिलिंग आया और आकर ठहरा अपने होटल के कमरे में। पर होटल में तो न रुकना था, न ठहरना था और न ही कुछ करना था। तो मैंने अपनी प्रिय लंबी सी कोट निकाली और निकल पड़ा मॉल रोड पर। ख्यालों में वो जगह कितना नायाब, कितना अनोखा, कितना प्यारा था ना। मॉल रोड के चौरस्ते पर किसी महान नेपाली कवि की प्रतिमा लगी हुई थी। भानु आचार्य के प्रतिमा के नीचे लगे पत्थर में उनके कलम यात्रा की विवरणी थी। रामायण को नेपाली में अनुवाद किया था उन्होंने। वहां हल्की सी गुलाबी सर्दी थी। बच्चे खेल रहे थे, चिलपॉप मची हुई थी। पहाड़ के शीर्ष पर बने समतल चौरस्ता के चारों कोने में रास्ते निकल पड़े थे। कोने में दुकानें सजी हुई थी। एक दूसरे कोने पर मंच बना था। दार्जिलिंग पुलिस बैंड के पोस्टर लगे हुए थे। मैं उस मंच पर नेपाली नाटक का मंचन होते देख चुका हूं।
तब लोग सामने खड़े होकर नाटक को देख मुस्कुरा रहे होते हैं। मुझे नेपाली समझ में नहीं आती, लेकिन उस दिन मैं कभी नाटक के पात्रों को देखता था तो कभी दर्शकों के मनोभाव को। मैं बिना समझे दर्शकों के साथ हंसा था, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा करना अच्छा लग रहा था। आप भी कभी सामने वालों के इमोशंस, उनकी भावनाओं, उनके मनोभाव को देख कर करके मुस्कुरा कर देखिए, बड़ा मजा आएगा। चौरास्ता के एक कोने में, अब कोना कहना सही ना होगा, एक किनारे पर एक 2 मंजिला चमकीली इमारत थी। अब इतना रहस्य, इतना सस्पेंस उचित नहीं है। एक बार था, सामने एक कैरोके बैंड था और एक पहाड़न नेपाली गाने गा रही थी। हाँ, कहना भूल गया, कई अन्य कुर्सियों पर अन्य लोग भी थे। तभी 12 साल की एक प्यारी सी लड़की, एक प्यारी बच्ची ने गाना गाना शुरू किया। गाने के बोल मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, पर उसके पिता उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बच्ची मुस्कुरा रही थी, गा रही थी, और उसके पिता के चेहरे की खुशी तो नायाब थी। अगर चित्रकार होता, कोई पेंटर होता, तो उन लम्हों पर एक चित्र बना देता। मानवीय भावनाओं का ऐसा समूल सार्थक चित्रण मैंने बहुत कम देखा था। बड़ा नायाब, बड़ा ही अनूठा था। मैं एक यायावर, एक पथिक, उन भटकती वादियों में जीवन के अमूल्य संस्करणों को ठगा सा सिर्फ निहार रहा था। अब अगला दिन आया। होटल के कमरे की खुली खिड़की से घाटी लहराती हुई अंगड़ाई ले रही थी। एक कोने से कंचनजंगा चांदी की तरह चमक रही थी। बादल के टुकड़े इधर उधर लहरा रहे थे। यूं लगा जैसे कई चूल्हों ने एक साथ अपने धुएं से आसमान को भर दिया हो। बादलों की परछाई घाटियों में पड़ रही थी और जीवन नई सुबह के आगोश में समाया सा था। दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन के वृतांत तो कई बार सुना था। सोचा उस पर भी फसाने लिख डालूं, कुछ देख डालूं। दार्जिलिंग स्टेशन एक छोटा सा रोमांटिक सा स्वीट सा स्टेशन है। उसके सटे सड़क भी जा रही होती है, जिस पर ट्रैफिक ठीक ठाक रहता है। ट्रैफिक से बचने लोग स्टेशन के प्लेटफॉर्म को ही आने जाने का जरिया रखते हैं। मीटर गेज या स्मॉल गेज की 3-4 पटरियां प्लेटफॉर्म पर लगी रहती हैं। कुछ डब्बे पटरियों पर बिखरे रहते हैं और इंजन का यार्ड सड़क के पार दूसरी तरफ रहता है। 4 से 5 दफे ट्रेन सेवा है, जो पर्यटकों को घूम स्टेशन तक ले जाकर वापस आती है। यानी पहाड़ों का दर्शन छुक छुक ट्रेन से। 2-3 जगह ट्रेन रुकती है, जहां यात्री ठहराव स्थल पर प्रकृति का मजा भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर सब कुछ ठहरा सा रखता है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, कहीं से आने, कहीं समय पर पहुंचने की कोई घबराहट नहीं। सब कुछ शांत, निशब्द, रुका सा, अलसाया सा जीवन, अलसाई सी जिंदगानी। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन यूनेस्को का मानव धरोहर घोषित है और घूम स्टेशन पर एक रेलवे संग्रहालय भी है। मजेदार बात यह कि जब जब ट्रेन रुकती है और चलती है तो कोई छूटता नहीं है। अपनी सी ट्रेन सर्विस है भाई साहब, जहां कोई भागता नहीं दिखता। अगर दार्जिलिंग जाएं तो स्टेशन पर कुछ समय जरूर बिताइएगा। जब मैं गया तो दोपहरी थी। बारिश देखते देखते शुरू हो गई। घाटियों के बादल देखते देखते स्टेशन में धुंध बनकर समा गए। सब कुछ धुंधला होता चला गया। ठंड बढ़ गई और फिर आई बारिश। आने जाने वाले लगभग सभी लोग इस प्राकृतिक छटा से वाकिफ थे। सभी के पास छतरियां या रेनकोट थी। लोग बिना पलक झपकाए या बारिश को कोसते बड़े आराम से आ जा रहे थे। मैं भी प्लेटफॉर्म के एक कुर्सी पर बैठकर इस अद्वितीय छटा के मजे ले रहा था। यूं लगा कि 1960 के दशक का मैं कोई फिल्मी हीरो हूं और सामने टाइम मशीन ने कोई दूसरा कालखंड परोस दिया हो और मैं भी उस भूतकाल का समझदार भूत बना हुआ था। इस कालखंड में समय कुछ देर रुका और फिर चल निकला। मैंने भी खुद को समेट लिया और साथ हो लिया। फिर आई मैदानों में चिर परिचित जीवन में वापसी की तैयारी। अब 10 डिग्री से 40 डिग्री की यात्रा का अनायास आभास त्वरित नहीं होता है, फास्ट नहीं होता है।
धीरे धीरे पहाड़ों के रास्ते घुमावदार, धीरे धीरे पहाड़ों से उतरते घुमावदार रास्ते सीधे होने शुरू हो गए। रास्ते सीधे हुए पर जिंदगी सरल से घुमावदार होती चली गई। फिर भागम भाग, फिर तमतमाए मन मिजाज, ठहराव चली गई और दौड़ चालू। दार्जिलिंग चला गया पर साथ में वह एहसास भी चला गया जो रूमानी था, खुशनुमा था और रूहानी था। इति कुमार अनुज।